एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं एडिटिंग करने बैठी थी इस वीडियो के लिए और मैंने रियलाइज किया कि इस वीडियो के लिए मैंने कभी इंट्रो किया ही नहीं था और मैंने कहीं नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस आ गया है, आने वाला है आई मीन टू से। तो उसके लिए हमारे स्कूल ने प्लान किया था कि टीचर्स का एक ट्रिप जाएगा जहाँ पे हम थोड़ा सा उनकी शहीदी दिवस को याद करेंगे। और बहुत सारे हमारे स्कूल के टीचर्स ना अलग स्टेट से है और हमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो क्या है, क्यों हम उसको मना रहे हैं। सो ये ट्रिप हमारा थोड़ा ऐसा एजुकेशनल ट्रिप टाइप है जहाँ पे हम उनकी टीचिंग्स को और उनकी शहीदी दिवस इतना क्यों मनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस डे की, इस सब के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और साथ में मजे कंपल्सरी हैं, वो तो हमने किए ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सुबह सुबह 7 बजे हम सारे एक साथ स्कूल के रिसेप्शन पे इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो एंजॉय दिस व्लॉग, बाय बाय। लुक एट मिस्टीरियस ही ना। और हमारी मजे वाली सारी गैंग यहाँ इकट्ठी हो गई है और यहाँ हम वेट कर रहे हैं अपनी दूसरी वाली बस के आने का। या थैंक यू हिना मैम। हिना मैम देख नहीं रहे हैं। थैंक यू। Shivanjali ma'am, can I have my chashma back? या और इस चश्मे के लिए हम एक दूसरे की टांग खींचे थे। बेसिकली ये तिताक्षी का चश्मा था जिसके साथ हम लोग खेल रहे थे। और पूरे रास्ते हम एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, हंसते खेलते। हम लोग कब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। तो हम अभी पहुंच गए हैं आनंदपुर साहिब। और जैसे ही हम अपने बस से बाहर निकले और मार्केट में एंटर किए तो हमने देखा कि और स्कूल्स के बच्चे भी जा रहे थे। बहुत सारे लोग गुरुद्वारा से मत्था टेक के वापस जा रहे थे और हम जैसे बहुत सारे अभी एंटर करने वाले थे। आसपास दुकानें भी काफ़ी ज़्यादा सजी हुई थी। तो ये सब माहौल देख के हमें पता लग गया था कि हमें आज बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। और फिर सभी ने डिसाइड किया कि हम अपनी आज की जर्नी शुरू करेंगे श्री गुरु तेग बहादुर जी के म्यूज़ियम से। तो इस म्यूज़ियम में उनकी स्टोरी के बारे में बताया है कि किस तरह से औरंगज़ेब कश्मीरी पंडितों को विवश करता था ताकि वो इस्लामिक धर्म चूज़ कर लें। बट वो तंग होके जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो उनकी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने सामने से औरंगज़ेब से कहा कि अगर वो उसका धर्म परिवर्तन करवा लेगा तो सभी कश्मीरी पंडित अपना धर्म चेंज कर लेंगे, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उन्हें बिल्कुल भी विवश नहीं करेगा। तो औरंगज़ेब ने ये जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया। उसके लिए उसने उन्हीं के लोगों को उनके सामने जलाया, बीच में से काटा और रुई में लपेट के भी इवन जिंदा आग लगा दी, मगर वो अपने डिसीजन पे अड़े रहे। तो ये देख के कि वो अपना डिसीजन चेंज ही नहीं कर रहे हैं, औरंगज़ेब को बहुत गुस्सा आया और एंड में उसने कह दिया कि इनका जो सर है उनके धड़ से अलग कर दिया जाए। उसके बाद उनकी ये कहा जाता है कि उस टाइम बहुत तूफान आया था और वहाँ से उनकी बॉडी को और उनके शीश को उठाकर बैलगाड़ी में लाद कर ले गए। वहाँ उनकी बॉडी को उन्होंने घर में रख के आग लगा दी, मगर उनके शीश को वापस लेके आया गया उनके बेटे के पास और वो शीश यहीं कीर्तपुर साहिब में लेके आया गया और उसी शीश के साथ उनके बेटे ने उनका दाह संस्कार किया था। और इसी के साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बने सिखों के 10वें गुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसके बाद कई लोगों को शस्त्र कला सिखाई और वो रात को कीर्तपुर साहिब को छोड़ के अपनी आगे की जर्नी के लिए चलते गए। उनकी इसी बहादुरी को देखते हुए उन्हें नाम दिया गया बंदा बहादुर का और ये उनके वो शस्त्र है जो उन्होंने लड़ाइयों में यूज़ किए थे। औरंगजेब ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्वर्ग ਵਿੱਚ हर तरह का सुख मिलेगा। अब इस म्यूजियम से निकल के हम लोग चल पड़े हैं शीशगंज की तरफ। शीशगंज वो जगह है जहाँ पे उनके शीश से उनका दाह संस्कार किया गया था। हर एक गुरुद्वारा के आगे आपको ये निशान चिन्ह मिल जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे को तीर लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी शरीर पे जितने तीर लगते रहेंगे आप उनको गिनते जाना, जितने उन तीरों की हाइट होगी उतना ही लंबा मैं एक झंडा फहराऊंगा। माथा टेकने के बाद हम आ गए लंगर की जगह पर। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे गुरुद्वारा में अलग अलग तरीके की सेवा होती है। तो यहाँ पे कुछ टीचर्स चले गए थे बर्तन धोने के लिए और कुछ हम में से यहाँ पूरियां बनाने के लिए, उसे बेलने के लिए बैठ गए। तो इस तरीके से आप लंगर में किसी भी प्रकार की सेवा करवा सकते हैं। फिर सेवा के बाद हम सब ने यहाँ पे लंगर छका था। इंसान जो कह रहा है मुझे कभी व्लॉग में नहीं लिया जाता, तो इन्हें जूम करके लिया जाएगा। तो मैंने देखा, देखना भी है ये। क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम सोनी है। कितना सोना नाम है। मैं हूँ बड़ी सुंदर। ओहो हो, आज नहीं सोनिया मैम मान रहे। ये दो बच्चे कौन है, कौन है ये दोनों? अनाघा। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये दोनों बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। शायद हम भी जानते हैं आपको। लंगर छकने के बाद अब हम आ गए थे मेन वाले गुरुद्वारा में, और जब हम ऊपर आए तो देखा काफी ज्यादा भीड़ थी। तो सभी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अंदर चल पड़े मत्था टेकने के लिए। हम सबने यहाँ पे कड़ा प्रसाद ले लिया था और संभाल के हम चल पड़े थे अंदर। लास्ट टाइम मैं इस वाले गुरुद्वारा में आई थी जब मैं कॉलेज में मास्टर्स में थी। तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे ग्रुप में एक पंजाबी लड़की थी, उसी ने हमको मनाया था कि चलो हम उस वाले गुरुद्वारा में जाएंगे, कीरतपुर साहिब वाले में, क्योंकि इस गुरुद्वारा की बहुत मान्यता है। पहले तो शायद हम इस गुरुद्वारे की इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाए थे, मगर अब जब इसके पीछे की स्टोरी, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीजें इससे जुड़ी है, हमें पता लगा, तब समझ आया। यहाँ से जैसे ही हम मत्था टेक के बाहर निकले तो हमने सामने पूरे शहर को देखा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहीं से बिल्कुल सीधे पहाड़ी पे दिखाई देती है नैना देवी। नैना देवी माता का ये मंदिर वैसे तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मगर वो यहाँ आनंदपुर साहिब से ज्यादा पास दिखाई देते हैं। तो यहीं से दूर से हमने माता को माथा टेका और एक नजर दौड़ाई पूरे शहर के ऊपर। और अब इस शहर की हिस्ट्री जान के लगता है कि कई सालों पहले यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी रहा करते थे। यहाँ ग्रुप फोटोज लेके अब हम निकल गए थे अपनी आगे की जर्नी के लिए। गुरुद्वारा से निकल के अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं, मार्केट एरिया की तरफ। तो यहाँ पर दूर दूर तक बहुत सारी शॉप्स लगी थी, तो हम सब ने छोटी छोटी शॉप्स ही एक्सप्लोर की। सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ से खरीदा था, किसी ने अपने काम की चीज, कुछ जरूरत की चीज, या तो एज अ सोवेनियर हमने यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदा था। मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम निकल गए थे खालसा ए विरासत के लिए। और यहाँ की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। हम जब बस से यहाँ उतरे तो हमने आसपास देखा बहुत सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पे भी आए थे। मैक्सिमम तो ये वही बस के बच्चे थे जो स्टार्टिंग में हमें आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में मिले थे। और हम ना ये बात करके हंस रहे थे कि कैसे आज सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा कि एक तो आज छुट्टी और अचानक इतनी सारी भीड़ एक साथ आ गई है।
और वो स्कूल के बच्चों की तरह ना हमें भी बोल रहे थे कि प्लीज टीचर्स लाइन में चलो, लाइन में चलो। और कॉलेज टाइम में हम गुरुद्वारा तो आए थे, साथ में यहाँ भी घूमने के लिए आए थे। तो जैसे मैं यहाँ पे आई ना तो वो सारी मेमोरीज एकदम से फ्रेश हो गई और मैं देख रही थी कि हाँ यार ये जगह तो तब भी ऐसी थी, ऐसी थी। थोड़े बहुत चेंजेस थे बट मेजर जितनी भी चीजें थी वो एग्जैक्ट सेम थी। तो मैं हर एक स्पॉट को याद कर रही थी कि उस टाइम तो मैंने यहाँ भी पिक्चर ली थी, यहाँ भी ली थी। रजनी मैम का पोज खराब करते हैं, आ जाओ। रजनी मैम का पोज खराब। नहीं नहीं रजनी मैम मत करो ऐसा। बायो साइंस की चीज जो मिल जाती है ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ। रजनी मैम नो नो नो। और ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जब हमने नजारे देखे तो थे तो यार काफी ज्यादा सुंदर। तो हमने सोचा चलो यहाँ थोड़ा फोटो शूट हो जाए और वो फोटो शूट कुछ ऐसा दिख रहा था। तो मैं पूछना चाहती हूँ रजनी मैम, क्या था ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप मेरे पीछे? और इस खतरनाक फोटो शूट के बाद हम एंटर हो गए विरासत-ए खालसा के अंदर। तो बेसिकली विरासत-ए खालसा के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से जो आपका पुराना पंजाब था वहां से कैसे मुगलों ने पहले उन पे अत्याचार किया, फिर अंग्रेजों से उन्होंने कैसे लड़ा था और अब मॉडर्न पंजाब कैसे हो गया है। तो ये जितनी भी पूरी हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट टाइम तक है, ये पूरी स्टोरी उन्होंने अंदर दिखाई हुई है। अंदर हर एक टाइमलाइन की बात की गई है कि कैसे अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग लोगों ने आके पंजाब के लोगों को पीड़ा पहुंचाई है और कैसे पंजाब के लोगों ने एकजुट होके, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुगल हो, उन सब से लड़ाई की और अपने लोगों को और पूरे भारत को आज़ादी दिलाने में हेल्प की है। विरासत-ए खालसा के अंदर आपको काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी दिखेगी, जैसे ये होलोग्राम और अंदर रियल ह्यूमन वाले रोबोट्स भी हैं, बट ऑब्वियसली आप उनकी वीडियो नहीं बना सकते हैं। अंदर ब्रिटिश एरा से रिलेटेड भी आपको जितने भी मेजर इश्यूज थे वो सब भी दिखाई देंगे कि कैसे उन्होंने भारत के सैनिकों का यूज करके अपनी खुद की लड़ाइयां लड़ी थी और अलग अलग गलत लॉ पास करके भारत के लोगों का शोषण किया था। और इन्हीं चीजों से लड़ने के लिए पंजाब से कोई ना कोई उठता था, आंदोलन करता था और आजादी की तरफ भारत का एक और कदम बढ़वाता था, चाहे वो हमारे शहीद भगत सिंह हो या शहीद उधम सिंह। पंजाब की हिस्ट्री के बारे में पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मगर ये सब देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पंजाब की कितनी महान हिस्ट्री है, मगर उसके बाद भी आज के जनरेशन का नशों की तरफ जाना बहुत शर्म की बात है। खैर, यहाँ से निकल के फिर हम चल पड़े अपने लास्ट स्टॉप की तरफ और वो था कीरतपुर साहिब। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए, माथा टेका, लंगर चखा, सेवा की और उसके बाद हम चल दिए वापस। और निकलते निकलते शाम हो गई थी और हमें पता था कि आगे जाके हमें बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। एंड इट्स टाइम फॉर द गोल्डन आवर। हेलो। जब बस में सब बैठे तो सभी काफी ज्यादा थके हुए थे, पर धीरे धीरे जैसे हम बातें करना स्टार्ट करने लगे तो हम सारे जग गए कि यार ये क्या बातें शुरू हो गई हैं। मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे नहीं पता। दिल पे इसी की लगी। मुझे नहीं पता क्या हुआ। बस मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कहा इसको पता सारी बात शालिनी मैम का तो विदाई में भी शुभांजलि सही कह रही हूँ, कोई भी चिढ़ाए ना उसको ऐसे ही बोलना है। हम कह रहे थे हम पीछे हैं। सो माय लवली पीपल, यहाँ देखो कितना सुंदर है, देखो तो अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम। यार रजनी मैम, आपके फ़ोन का कैमरा तो काफ़ी अच्छा है, इट्स वर्किंग। हाँ, म्यूजियम आए हैं।
अभी म्यूजियम में क्या है? म्यूजियम में करके दिखाना, वीडियो बनाना करके दिखाओ। 32 दांत दिखाओ पहले। 32 दांत दिखा दो, कैसे दिखाने हैं? Thank you so much for watching. See you next time in my next video.